Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स वन शॉट पार्ट 2। पार्ट 1 आपने देखा होगा, समझा होगा। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को आपने लाइक भी किया होगा, शेयर भी किया होगा, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा था उन्होंने भी कर लिया होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक कर दो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, नहीं पसंद आई है तो कुछ कह नहीं सकते। तो खैर, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स पार्ट 2 आज हम करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। Because your exams are very near and now is the time to practice, revise and prepare well for the finals as well as competitive exams. To help you with this, Unacademy has launched free live mock test series for CUCT aspirants. You can give this 2-hour free test to analyze your current preparation. Apart from this, you can either go for individual subscription for both part A and part B, or can opt combo subscription. Structured recorded courses, live doubt solving sessions, test series, quizzes, and unlimited access will be provided. Also, you can join the recently launched batches. CUCT Part B batch will not only help you in cracking CUCT but will also help you with your science class 12th board exam. Part A batch will help you in strengthening your LRDI, aptitude, English, and the general awareness. Now, it's the time to ace your final exams and simultaneously prepare yourself for upcoming entrance exam to secure a good college. So what are you waiting for? All the links are in the description box. Use my code AmitGod10, which flashes on the screen, to unlock for free and get 10% off on any subscription. Let's crack it. Go for description box and use the given links in the descriptions and go to your preferred course. और हम निकालेंगे यहाँ पर CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, और इसके अलावा हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं आज डेप्रीशिएशन के। तो ये 3 टॉपिक आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि जो आपको बताया गया, जिस इन्वेस्टमेंट स्कीम की हम बात करेंगे, या फिर यहाँ कहीं पर हम पैसा लगा रहे हैं या कुछ परचेज कर रहे हैं, कुछ भी, मतलब जहाँ भी आपका पैसा लगता है, तो सबसे पहला काम होता है कि हमारा रिटर्न देखना। अब एक रिटर्न होता है जो हमें बताया जाता है कि भाई स्टेटेड रेट ऑफ रिटर्न, डिक्लेयर रेट ऑफ रिटर्न, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। एक तो वो होता है, इसके अंदर सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है, सभी टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, सारे चार्जेस इंक्लूड होते हैं, मिसलेनियस चार्जेस। और इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये सब नहीं होता, ठीक है, इसमें ये सब इंक्लूड होता है और इसके अंदर ये सारी चीज़ें एक्सक्लूड होती है। तो इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब जो एक्चुअल में आपको फ़ायदा हो रहा है या एक्चुअल में जो आपको नुकसान हो रहा है वो होता है इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर कहीं पर इन्वेस्टमेंट स्कीम में आपको बताया गया कि 10,000 रुपये आपको लगाने हैं और 10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, वो 10% आपके पास आ गया इंटरेस्ट, मान लो 1,000 रुपये आपका इंटरेस्ट आ गया। अब उस 10,000 पे 10% आपने इंटरेस्ट तो कमा लिया, 1,000 रुपये, लेकिन जहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट किया था हो सकता है वहाँ पर आपको कुछ कमीशन देना पड़े, कुछ और खर्चे हों, तो आपके पास कट कुटा के 9,000 रुपीज़ आपके हाथ में आता है। दैट मीन्स वो आपका असली इंटरेस्ट होता है। इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आप उसके हिसाब से निकालेंगे, ना कि 10,000 के हिसाब से। तो यानी जो एक्चुअल में आपके पास आया, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। अगर आपको बताया जाता है कि भाई इफेक्टिव रेट ऑफ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, लेकिन आपका पैसा जो है वो कंपाउंड हो रहा है। अब कंपाउंड हो रहा है तो नेचुरल है कि आपको जो फ़ायदा ज़्यादा होगा, जितना बताया गया उससे फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पर जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसको तो हम डिनोट करते हैं आर से, और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको डिनोट करते हैं आर, फिर नीचे बेस में ऐसे इफेक्टिव की शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं EFF। ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट।
फार्मूला हमारे नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, बिल्कुल सिंपल फार्मूला कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है या कितना नुकसान हो रहा है, यानी नेट प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आपने कितना पैसा लगाया। जैसे आपने छोटी क्लासेस में प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन निकाले थे, जितना प्रॉफिट हो रहा है वो ऊपर रखते हैं, नीचे जितनी उसकी कॉस्ट होती है वो रखते हैं, इनटू में 100 कर देते हैं, उससे निकल जाता है आपका परसेंट। ठीक है। जब हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे तो इसका फार्मूला होता है REFF 1 प्लस में R/100 P रेज टू पावर P -1। अब ये फार्मूला आपको कई जगह ऐसे लिखा मिलेगा, कई जगह आपको सिंपल ऐसे लिखा हुआ हो सकता है 1 प्लस R/P रेज टू पावर P -1। P की जगह CBSE हैंडबुक में आपको M लिखा हुआ है, मतलब उसका सेम ही है। या फिर ये फार्मूला ऐसे भी हो सकता है 1 प्लस R रेज टू पावर P -1। कहीं कहीं जगह आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। तीनों फार्मूले ये एक ही है, लिखने का तरीका डिफरेंट है। जब आर आपको बताया जाएगा कि यार कंपाउंडेड मंथली हो रहा है, एनुअली हो रहा है, या फिर ईयर वो हाफ ईयरली हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है, तो वो होता है यहाँ पर पी कि कंपाउंडिंग कितनी हो रही है। ठीक है, पी का मतलब है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे आर क्वार्टरली हो रहा है तो आर को हम वहीं पर ही डिवाइड कर देते हैं, R/4 जो भी आर दे रखा होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आर मतलब जो भी इंटरेस्ट आपको दिया होता है। कई जगह इसको आई से डिनोट करा मिलेगा, कई जगह आर से डिनोट करा मिलेगा। तो अगर आप उसको ऑलरेडी डिवाइड कर देते हो तो आपको फार्मूला ये वाला लगाना होता है। ठीक है, और अगर आपको वहाँ पर डिवाइड नहीं कर रहे हो, जैसा भी आर दिया हुआ है आपको 8% कहता है 8% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, तो इसका मतलब आपको 8/12 वहाँ नहीं करना है, यहाँ पर 8 आएगा, 12 यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आप ये वाला फार्मूला लगाते हो तो 8/12 करके यहाँ पर आपको पुट करना है। बात दोनों सेम पड़ती है, लिखने का तरीका डिफरेंट है। आप एक ही पैटर्न फॉलो करो, या तो आप ये वाला फार्मूला ढंग से याद करो और ये वाला फार्मूला लगाओ, या ये वाला लगाओ या ये वाला लगाओ, तीनों फार्मूले ठीक है, लेकिन आप एक ही फार्मूला लगाना। किसी किसी क्वेश्चन में ये लगा दिया, किसी में ये लगा दिया, किसी में ये लगा दिया, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो बेटर है कि हम ये वाला फार्मूला एक याद कर लें अच्छे से और वो लगाएं, लेकिन तीनों फार्मूले आपको पता होने चाहिए कि तीनों फार्मूले डिफरेंट नहीं है, सेम ही फार्मूले हैं। तो आगे क्वेश्चंस करने से पहले यहाँ पर एक फार्मूला और जो CBSE हैंडबुक में दिया हुआ है उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो ये कहता है कि आर अगर कंपाउंडेड कंटिन्यूसली होता है, इफ आर इज कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली, मतलब आपको क्वेश्चन में बता देगा कि आर जो है वो कंपाउंडेड क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली कंपाउंड हो रहा है। तो ऐसे में आपका इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न क्या बनेगा, इसमें जो फार्मूला आप यूज़ करेंगे ये आ जाएगा REF e⁻⁻r-1। अब इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी, उस वैल्यू को आपको यूज़ करना है, उसमें से -1 करना है और आंसर आपका इन टर्म ऑफ परसेंटेज फाइंड करना है। अब एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ कहता है व्हाट इफेक्टिव रेट इज इक्विवेलेंट टू ए नॉमिनल रेट ऑफ 8% कन्वर्टेड क्वार्टरली। 8% आपका नॉमिनल रेट दिया हुआ है, तो आर आपके पास हो गया 8% और कंपाउंडेड क्वार्टरली हो रहा है, तो इसका मतलब पी की वैल्यू आ गई आपके पास 4। तो इसका आपको इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो हमने फार्मूला लगाया 1 प्लस में R/100 P रेज टू पावर P -1। आर की जगह हमने रखा 8/100, P की जगह आ गया 4। 4 से आप इसको कैंसिल करोगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.02। ऐड भी कर दिया हमने, इसकी पावर आ गई 4 -1। अगर इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.02 की पावर 4, इसकी वैल्यू दे रखी है, वेल एंड गुड। अगर नहीं दे रखी है तो ये पावर बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो 1.02 की पावर 4 अगर आप करेंगे तो आता है 1.0824, 1.0824 -1, तो ये आ जाएगा 0.0824। इन टर्म ऑफ परसेंटेज अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर आंसर बना आपका 8.24%। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको ये दिया जाए कहता फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विवेलेंट टू ए नॉमिनल रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। अगर कंपाउंडेड कंटिन्यूसली हो जाए तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 6% और ये कह रहा है कंपाउंडेड कंटिन्यूसली है, कंपाउंडेड कंटिन्यूसली।
इसमें क्वार्टरली दिया हुआ था, इसमें कंटिन्यूसली दिया हुआ है, तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ से बना आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ई रेज टू पावर 6%। 6% को लिख लेंगे 0.06 माइनस 1। अब ई की पावर 0.06 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी, तो ये वैल्यू हमारे पास है 1.0618। इसमें से हम -1 करेंगे तो 0.0618 आ गया, यानी आंसर आ जाएगा 6.18%। तो अगर कंटिन्यूसली दिया हुआ है तो ये वाला फार्मूला लगाओ, और अगर आपको क्वार्टरली मंथली इस तरह से दिया हुआ है तो ये वाला फार्मूला लगाओ। एक क्वेश्चन और आ सकता है यहाँ पर, अगर आपको 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दे दिए, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए बेटर है। तो यहाँ क्वेश्चन में कहता है मिस्टर वाई हैज़ 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ईदर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। एक में क्या दिया हुआ है आपको, आर दिया हुआ है 10% और कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो रहा है, दैट मीन्स पी की वैल्यू हो गई 2। सेकंड में कहता है 9.5% पर एनम कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। दूसरे में 9.5% है, कंपाउंडेड कंटिन्यूसली हो रहा है ये, तो इसमें जो फार्मूला है वो दूसरा लगेगा। तो पहले यहां से हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दें। ये आ गया आपके पास 1 प्लस में 10 अपॉन में 100 इंटू पी रेज टू पावर 2 माइनस 1। 2 से हमने इसको कैंसिल करा, तो 1 प्लस 0.05, तो 1.05 की पावर 2, तो 1.05 की पावर 2 होती है 1.1025। इसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 0.1025। इन टर्म ऑफ परसेंटेज निकालेंगे तो 10.25%। तो इस तरह से आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से तो ये बन गया। अब यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ से आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बनता है। यहाँ आ जाएगा ई की पावर 9.5, इसको अगर आप परसेंटेज हटाएंगे तो 0.095 माइनस 1। ई की पावर 0.095 की वैल्यू होती है 1.0996। इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 0.0996 यानी 9.96%। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अब दोनों में से आपको ये देखना है कि आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जो आपको मिलने वाला है। तो वो यहाँ पर ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन 1 जो है वो आपके लिए बेटर होगा। ऑप्शन 1 इज़ बेटर फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं, 2-3 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR। तो ये CAGR का फार्मूला क्या है, कैसे इसके क्वेश्चन। तो CAGR का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अभी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट में क्या होता है कि अब कहीं पर हम पैसा जब इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन होता है। कभी पैसा आपका थोड़ा सा अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, कभी कम प्रॉफिट, कभी ज़्यादा प्रॉफिट। तो हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो हर साल के हिसाब से ना देख के एक टोटल हम देखते हैं कि हमने आज इतना पैसा लगाया था और आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद अगर हम पैसा वो निकालते हैं तो हमें कितने % के हिसाब से फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो वो निकालने के लिए हम निकालते हैं CAGR। तो इसमें आपके पास कुछ टर्म्स आएंगी। क्या टर्म आएगी, एक तो फ्यूचर वैल्यू आएगी, यानी जो पैसा आपको बाद में मिला, आपने अभी कितना पैसा लगाया ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई, कितने टाइम के लिए लगाया, ठीक है, और उसका रिटर्न कितना है यानी आई कितना है। अब लेकिन जो फार्मूला इसका CAGR का होता है तो उसमें आपको सीधा फार्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू रेज टू पावर 1/n-1। रिटर्न तो हमें निकालना पड़ेगा, इसको आप आई से डिनोट कर दो या सिंपल CAGR रहने दो। किसी किसी क्वेश्चन में आपको n निकालना होगा, किसी में फ्यूचर वैल्यू, किसी में प्रेजेंट वैल्यू, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। फार्मूला इसका एक ही है, कहीं भी आप पढ़ोगे यही फार्मूला आपको मिलेगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चलें तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है
कहता है एज्यूम एन इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग वैल्यू इज ₹10,000 एंड इट ग्रो टू ₹60,000 इन 4 ईयर। 10,000 रुपये 4 साल के अंदर 60,000 हो जाते हैं। अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम है। तो कैलकुलेट CAGR। तो CAGR आप उसका निकालो कि किस रेट से आपका पैसा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट स्कीम तो अच्छी है, पैसा बहुत जल्दी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट वैल्यू आपको दी है वो 10,000 है, यानी आपने इस टाइम प्रेजेंटली 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, उससे आपको फ्यूचर वैल्यू मिली ₹60,000। टाइम आपको दे दिया उसने 4 साल। तो CAGR निकालेंगे तो इसमें फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय रेज टू पावर 1/4 -1। तो ये से आपने कैंसिल कर दिया। 6 की पावर 1/4। अब ये 6 की पावर 1/4 की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू बनी हमारे पास 1.56508 1.56508 -1, तो 0.56508, यानी इन टर्म ऑफ परसेंटेज करेंगे तो डेसिमल आप इधर शिफ्ट कर दो, 56 पॉइंट, इसको राउंड ऑफ कर दो, 56.51%। ये आपका रेट ऑफ रिटर्न यहाँ से बनता है CAGR। एक क्वेश्चन इसका और हम लेते हैं जिसमें आपको टाइम निकालना पड़ेगा। इसमें कहता है सपोज ए पर्सन इन्वेस्टेड ₹50,000 इन ए म्यूचुअल फंड एंड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन वाज 25,000। 15,000 की इन्वेस्टमेंट की गई और रिडेम्पशन जो प्राइस था वो 25,000 है। इफ CAGR फॉर दिस इन्वेस्टमेंट इज 8.88%। CBSE सैम्पल पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच ही हैज़ इन्वेस्टेड द अमाउंट। तो उसने कितने साल के लिए पैसा लगाया। इसमें आपको जब भी आप n निकालोगे ना CAGR वाले क्वेश्चन में, आपको n के लिए लॉग की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर दो जगह आपका लॉग यूज़ होगा, लॉग 1.008, लॉग 1.0888, या फिर इसको आप लॉग 1.089 ऐसे लिख सकते हो। जैसा आपको क्वेश्चन में दिया होगा ना, इस तरह से आपको यूज़ करना है। 0.0369 ये इसकी वैल्यू है, और एक लॉग इसमें और यूज़ होगा, लॉग 1.666, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 0.2216। ये वैल्यू आपको मिलेंगी, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, जैसे भी यहाँ दे रखी हूँ वैसे आप वैल्यू लो। अब ये कहता है कि सपोज ए पर्सन इन्वेस्टेड ₹15,000 इन ए म्यूचुअल फंड, तो यानी प्रेजेंट वैल्यू बन गई आपकी 15,000, फ्यूचर वैल्यू बन गई आपकी ₹25,000। इफ CAGR फॉर दिस इन्वेस्टमेंट इज 8.88, CAGR आ गया 8.88%। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर ही हैज़ इन्वेस्टेड द अमाउंट। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो CAGR का फार्मूला लगाएंगे, तो CAGR ये हो गया, परसेंटेज आप हटाएंगे तो 100 इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू रेज टू पावर 1/n। टाइम कितने साल का था, टाइम तो निकालना है, -1। 100 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.088। यहाँ से कैंसिल, 5 से इसको काट दिया हमने, 5 से इसको काटा, 5/3 का मतलब हो गया 1.666। ये जो -1 है, इस -1 को इधर शिफ्ट कर लो तो इधर हो जाएगा 1.0888। इधर रहेगा हमारे पास 1.666 रेज टू पावर 1/n। अब हमें n की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। n की वैल्यू निकालने के लिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको लॉग यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो वो आपको दे नहीं सकता। तो लॉग आप यूज़ करो दोनों साइड। तो यहाँ पर बनेगा आपका लॉग 1.0888। जब लॉग लगाते हैं तो पावर आगे शिफ्ट हो जाती है, ऐसे हो जाता है 1/n लॉग 1.666। अब इसकी वैल्यू भी और इसकी वैल्यू भी, दोनों वैल्यूज़ आपको दे रखी है, तो
इसकी वैल्यू है 0.0369 और इसकी वैल्यू है 0.2216। एन आपको फाइंड करना है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ। तो डेसिमल तो दोनों एक दूसरे से कट गए हैं, ये डेसिमल तो कट गए। 369 से 2216 को आप डिवाइड करोगे तो ये बनेगा आपके पास 6.005। अब क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स पूछ रहा है तो इसको राउंड ऑफ करके आप लिख दो, नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल्स टू 6। उसके बाद CAGR के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉक शेयर डिवेंचर, नहीं करना है, कट गया है। बहुत से बच्चों का कमेंट आता है कि सर स्टॉक शेयर डिवेंचर, कई बार बता चुका हूँ, कट गया है, उसको नहीं करना है। ठीक है, अगर आपके स्कूल के प्री बोर्ड में दिया हुआ है तो छोड़ दो उसे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आपको दे दिया है। और डेप्रीशिएशन का जो मेथड है, डेप्रीशिएशन में भी 2-3 मेथड सिलेबस में थे, लेकिन वो भी आपके कट गए। सिर्फ एक ही मेथड आपको करना है, लीनियर मेथड। तो अगर वो भी आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है ऐसा कुछ क्वेश्चन तो उसको आप छोड़ सकते हैं। तो डेप्रीशिएशन में सिर्फ आपको करना है लीनियर मेथड। इस लीनियर मेथड को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। बहुत सिंपल सा फार्मूला है इसका स्ट्रेट लाइन मेथड का, D इक्वल्स टू C माइनस एस अपॉन में N। D का मतलब यहां पर एनुअल डेप्रीशिएशन, कि साल में डेप्रीशिएशन कितना हुआ। C का मतलब ओरिजिनल कॉस्ट, S का मतलब स्क्रैप वैल्यू या सेल्वेज वैल्यू, N का मतलब नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ। ठीक है, ये दो आपके पास फार्मूले के अंदर ये 4 चीज़ें हैं। इन 4 में से आपको कुछ 3 वैल्यू मिलेंगी, चौथी आपको निकालनी होगी। तो अगर हम इसका क्वेश्चन लें तो एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कहता है ए मशीन कॉस्टिंग ₹30,000 इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए यूजफुल लाइफ ऑफ 4 ईयर। 30,000 की उसकी कॉस्ट है, एक्सपेक्टेड लाइफ 4 साल है, एंड ए फाइनल स्क्रैप वैल्यू ₹4,000 और हमें उसकी स्क्रैप वैल्यू मिलती है 4,000। तो C आपको यहाँ पर दिया 30,000, स्क्रैप वैल्यू 4,000 और यूजफुल लाइफ 4 ईयर्स। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है फाइंड द एनुअल डेप्रीशिएशन चार्ज यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड, प्रिपेयर द डेप्रीशिएशन शेड्यूल। तो डेप्रीशिएशन शेड्यूल बनाने का मतलब है क्या करना है इसमें आपको, पहले तो डेप्रीशिएशन निकालो कितना बना, 30,000 माइनस 4,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये बन गया 26,000 डिवाइडेड बाय 4। तो 26,000 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6,500। तो ये तो डेप्रीशिएशन आ गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये डेप्रीशिएशन शेड्यूल जो बोल रहा है, यानी हर साल आपको कितना आपका डेप्रीशिएशन आया 6,500, हर साल आपको कम करते चलना है। तो उसका शेड्यूल को अगर आपको बनाना पड़ जाए तो कैसे आप बनाएंगे, यहाँ से आप ईयर लिखो, ईयर के बाद डेप्रीशिएशन लिखो, आपका डेप्रीशिएशन कितना हो रहा है, और उसके बाद बुक वैल्यू लिखो, यानी जो वैल्यू उसकी रह गई। जैसे स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में जब आपने परचेज किया तो आपके पास स्टार्टिंग में परचेज किया मतलब 0। अब ये तो नहीं है कि लेते ही डेप्रीशिएट होगी वैल्यू, तो अभी कुछ डेप्रीशिएशन नहीं हुआ है। बुक वैल्यू उसकी जितनी थी, कितनी थी 30,000, उतने की उतनी रहेगी। एक साल के बाद डेप्रीशिएशन हो गया कि उतना 6,500, तो 30,000 में से 6,500 कर दो माइनस, आपके पास बचा 23,500। अगले साल फिर 6,500 कम कर दिए, तो 23,500 में से 650 माइनस कर दो, 6,500 माइनस करेंगे आ जाएगा 17,000। फिर अगले साल फिर कम हो गया इतना, क्योंकि एनुअल डेप्रीशिएशन आपका इतना ही चलता रहेगा। अब वैल्यू रहेगी आपके पास 10,500। फिर चौथे साल फिर कम हो गया, अब वैल्यू रहेगी 4,000।
तो 4 साल के बाद ये बता ही रहा है आपको, 4 साल के बाद स्क्रैप वैल्यू 4000 की है, यानी उसकी जो वैल्यू है 4000 रह गई है। उसके बाद जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो वो ख़त्म ही हो जाएगा, लॉस में चला जाएगा। तो जितना आपको ये डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाने को बोला जाए उतना बना दो, या फिर जितना पॉसिबल हो सकता है माइनस में वैल्यू ना जाए उतना बना दो। अब दूसरी चीज़ इसमें और क्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ डेप्रिसिएशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है हमारे, क्योंकि मेथड ही हमारे पास एक रह गया। डेप्रिसिएशन में आपको डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट भी पूछ सकता है कि किस रेट से डेप्रिशिएट हो रही है वैल्यू। तो डेप्रिशिएट वैल्यू हमारी किस रेट से हो रही है, एक बार में इतना डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन रेट क्या हो जाएगा, तो अगर क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो आपके साल में इतनी वैल्यू कम हो रही है, कितने पर, ओरिजिनल कॉस्ट है 30,000 इनटू में 100, 2 जीरो ये कैंसिल करो, 2 जीरो ये कैंसिल करो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 6 6 चलता रहेगा। तो 21.67% के रेट से आपकी वैल्यू हर साल डेप्रिशिएट होती जा रही है। फ्लैट रेट से होगी, यानी हर साल इतना ही रेट आपका कम होता जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ पर आपके पास ये जो कॉस्टिंग होती है, कॉस्टिंग आपकी बढ़ जाती है। जैसे मान लो मशीन आपने खरीदी, एक क्वेश्चन आई थिंक यहाँ पर आपको दिया हुआ, एक्सरसाइज में दिया हुआ है। ये कहता है कि ऑन 1 अप्रैल 2015 ड्रीम लिमिटेड परचेज एन AC फॉर ₹3 लाख। 3 लाख का एक AC खरीदा एंड इनकर्ड ₹21,000 टूवार्ड्स फ्राइट, 3,000 टूवार्ड्स कैरिएज, 6,000 टूवार्ड्स इंस्टॉलेशन। तो ये सारे चार्जेस आपको दे रखे हैं। तो AC की जो कॉस्ट है वो तो आ गई 3 लाख, 21,000 चार्जेस हो गए फ्राइट चार्जेस, 3,000 कैरिएज प्लस 6,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो ये सारा मिलाकर AC आपने खरीदा इतने में था, लेकिन ये पैसा ये भी तो आपकी पॉकेट से जा रहा है, ये भी आपके पॉकेट से, ये भी आपके पॉकेट से। कंपनी थोड़ा ना कह रही है, कंपनी ये नहीं कह रही है कि भाई इतना आप लगाओगे तो इतना पैसा हम लगाएंगे, नहीं, कुछ नहीं कह रही है, सारा आपको देना है। तो ओरिजिनल कॉस्ट आपको पड़ी 3,30,000 की। अब उसमें आगे कहता है यूजफुल लाइफ उसकी 4 साल है और स्क्रैप वैल्यू 30,000 है। स्क्रैप वैल्यू ये तो हो गया C, स्क्रैप वैल्यू 30,000 की होगी और आपके पास टाइम जो है यूजफुल लाइफ 4 साल है। तो इसमें एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है, तो एनुअल डेप्रिसिएशन पे आप जाओगे तो ओरिजिनल कॉस्ट आपको पड़ रही है इतनी, और इतना आपकी स्क्रैप वैल्यू मिल गई डिवाइडेड बाय 4। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 3 लाख हो गया, 4 से इसको डिवाइड कर दो तो 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। तो 75,000 आपकी वैल्यू जो है हर साल डेप्रिशिएट हो रही है। तो आई थिंक इस वीडियो के थ्रू आपको जो आज के वीडियो में कंसेप्ट हमने करे वो सारे के सारे क्लियर हो चुके होंगे, और आप प्रैक्टिस करो जितना कर सकते हो। कोई डाउट होता है, कुछ भी बात होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। कोशिश करेंगे आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।